नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष पाठ्य पुस्तक अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित इस नाटक का आज तृतीय भाग दृश्य हम पढ़ेंगे। तृतीय दृश्य के अंदर पहले दृश्य में समुद्रदत्त, देवदत्त और उसके संबंधित विभिन्न प्रकार के राजा महाराजा बिंबिसार तथा वासवी महारानी के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम प्यारे विद्यार्थियों आगे के टॉपिक जिसमें तृतीय दृश्य कंचुकी का प्रवेश। देखिए, राज दरबार की बात करते हैं। राज दरबार के अंदर हिंदी के तृतीय दृश्य में कंचुकी रानी है, इसका भी विशेष महत्व है तथा ये रानी राज दरबार में अपने कार्य के अनुसार जिस प्रकार छोटे राजकुमार का राज तिलक होता है उसमें कुछ बात उसे अच्छी नहीं लगती है। इस कारण से वो एक विशेष तरह से व्यवधान का कार्य करती है। अजातशत्रु के इस दृश्य में आज से पहले प्रथम और द्वितीय और तृतीय तीन दृश्य के बारे में आपने सामान्य जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें आपको इससे संबंधित कई बातें बताई थी, जिसमें समुद्रदत्त, पद्मावती तथा उसके साथ साथ अज्ञातशत्रु और चित्रक जो विशेष करके राजकुमार था। चित्रक हमेशा पशुओं से खेलने का शौकीन था और इस कारण से एक बार चित्रक के लिए शिकार लेने के लिए लुब्धक नाम के शिकारी को भेजा जाता है और लुब्धक जंगल में जाते ही वहाँ जैसे ही शिकार करना प्रारंभ करता है तो उस समय उसे जिस हिरण के छोटे से शावक का वो शिकार करने जा रहा था उसे देख करके जिस समय वो तीर उसके सामने रखता है तब उसे एक प्रकार से दया महसूस होती है और उस दया के कारण उसे शिकार करना अच्छा नहीं लगता है और स्थिति कुछ इस प्रकार हो जाती है कि वह घृणा के कारण स्वयं शिकार नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में वो शिकार करना छोड़ देता है और जैसे ही वापस राज दरबार में आता है तब उसे अजातशत्रु सजा के लिए प्रावधान करते हैं। ये कहते हैं कि अगर आपने सही तरीके से शिकार के आदेश का पालन नहीं किया तो राज दरबार के अनुसार आपको सजा भी मिलेगी। जब सजा की बात आती है तो उस बीच में पद्मावत उनको सजा रोकने का प्रयास करती। देखिए, इनकी जो मुख्य रानी थी वो थी पद्मावत। पद्मावत हमेशा दयालु और पशु प्रेमी महिला थी। पद्मावत के इस दया भाव के कारण लुब्धक शिकार करना तो नहीं छोड़ता है, राजा की आज्ञा का उसे हमेशा पालन करना होता है, लेकिन स्थिति कुछ इस प्रकार हुई कि उस दिन उसने मृग शावक की माँ की आंखों में दया और करुणा के भाव को देखते हुए उसने शिकार नहीं किया। जैसे वो राज दरबार में वापस लौटता है, लौटने के बाद में अजातशत्रु उसके सामने प्रश्न करते हैं कि आप अगर शिकार के तौर पर किसी शावक का शिकार करके नहीं लाए है तो मेरा जो चित्रक है, कहने का मतलब छोटा सा उनका जो राजकुमार का नाम आपको पहले भी बताया गया है, फिर भी आप विशेष रूप से याद रखना, चित्रक किससे खेलेगा। अर्थात चित्रक को खेलने के लिए हर समय प्रतिदिन एक न एक शावक की जरूरत होती थी और लुब्धक का ये दायित्व था कि वो उसके लिए खिलौने के रूप में जंगल में किसी प्राणी का शिकार करके लाए। अब बात आती है दूसरे दृश्य में इस बातों के ऊपर विवाद होता है कि राज तिलक के लिए राज दरबार में किसे राजा बनाया जाए। उसमें कुणिक और साथ ही साथ उसके अलावा उसके जो समुद्रदत्त, पद्मावती, चित्रक, छलना, पद्मावत और मृग शावक से संबंधित कुछ चीज़ें आपको पढ़ने में मिलती है। अब महाराजा बिंबिसार जैसे ही राज दरबार में इस बात का चिंतन करते हुए रहते हैं कि अगला राजा किसे बनाया जाए,
उस समय ये बात ही जैसे चल रही होती दरबार में, कुछ समय बाद वहाँ छलना का प्रवेश होता है। छलना के बाद में पद्मावत वहाँ पहले से होती है और उसके अलावा अन्य राज दरबार की मुख्य रानियां भी वहाँ होती है। जैसे जैसे राजा दरबार में उन्हें आज्ञा देते हैं वैसे वो धीरे धीरे राज दरबार में प्रवेश करती। लेकिन प्रवेश करने के बाद में उन्हें राजा के पुत्र, जो बिल्कुल दयालु था, पद्मावत जिसे अधिक चाहती थी, उसे राजा बनाना होता था। लेकिन जोग संजोग कहिए या फिर स्थिति कुछ इस प्रकार की विकट होती है कि वो उसको राजा के योग्य नहीं बना पाते। जब ये बात पद्मावत को पता चलती है, पद्मावत छलना और साथ ही साथ दूसरी जो महारानियां होती है उनसे ईर्ष्या करने लगती है। ये स्थिति देख करके महाराजा उसे ये कहते हैं कि कुछ समय तुम अपने पुत्र से अलग होकर के ऐसे स्थान पर चले जाओ जहाँ पर आपको पुत्र की कम से कम याद आए। उसके बाद आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपके तृतीय दृश्य यानी तीसरा भाग है। तीसरे भाग में ही इसी बातों को लेकर के समुद्रगुप्त, देवदत्त और साथ ही साथ समुद्रदत्त, देवदत्त और उसके बिंबसार महाराजा तथा मगध राष्ट्र में जो राजा से संबंधित कई प्रकार के नियम कानून कायदे चल रहे थे उसके बारे में इसमें अध्ययन किया गया है। उसके अलावा देवदत्त द्वारा गौतम वहाँ उस स्थान पर विशेष बुद्धिजीवी और साम्राज्य के बारे में निर्णय लेने वाला व्यक्ति था। लेकिन इस समय तीसरे दृश्य में देवदत्त द्वारा गौतम को कपट मुनि की संज्ञा दी गई, जिस कारण से गौतम क्रोधित हो गए थे। देखिए बच्चों, ध्यान दोगे, देवदत्त द्वारा किसे कपट मुनि कहा गया था, विशेष ध्यान दोगे। देवदत्त द्वारा गौतम को कपट मुनि बताया गया था। गौतम, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि गौतम को कपट मुनि कहा था। कपट मुनि। अब प्रश्न आता है कि किसके द्वारा गौतम को कपट मुनि बताया गया है। सीधा सा इसका जवाब रहेगा देवदत्त, जो उनके दरबार में एक विशेष प्रकार के सम्राट की तरह व्यक्ति थे। देवदत्त ने इनको कपट मुनि की संज्ञा दी। मगध राष्ट्र का उद्धार भिक्षु के हाथ में नहीं होगा। एक बात ये भी बताई गई थी कि मगध साम्राज्य, जिस साम्राज्य की अपन बात कर रहे हैं, मगध साम्राज्य का कभी भी उद्धार भिक्षुओं के हाथ में नहीं होगा। भिक्षु यहाँ पर कौन है? गौतम। देखिए, यहाँ समझने योग्य बात यह है तीसरे दृश्य के अंदर कि मगध साम्राज्य का अगर आप उत्थान चाहते हो तो आपको सबसे पहले इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि देवदत्त सम्राट है, अर्थात राजकार्य में सहयोग करते हैं। लेकिन देवदत्त ने हमेशा गौतम को कपट मुनि की संज्ञा दी थी और बाद में ये भी बात स्पष्ट की गई थी अगर मगध साम्राज्य का विस्तार चाहते हो तो गौतम जैसे भिक्षुओं का सहयोग करने से कभी मगध साम्राज्य का विकास नहीं होगा। इसके लिए योग्य सम्राट की आवश्यकता होगी। योग्य सम्राट तब प्राप्त होगा जब अजातशत्रु और बिंबसार स्वयं इस बात का निर्णय लेंगे कि मुझे आगामी किस प्रकार का राजा चाहिए जो राजा के गुणों से निपुण हो, अर्थात बिना राजा के गुणों के संपन्न और शक्तिशाली होने के बावजूद अगर उसे प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, अर्थात ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर राज्य की बागडोर सौंपी गई तो ये हो सकता है कि मगध साम्राज्य का उदय नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? पतन। इस बात को लेकर के महाराजा हमेशा चिंतित रहते थे कि मगध साम्राज्य का राजा ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिससे मगध साम्राज्य का पतन न हो बल्कि मगध साम्राज्य का उदय हो और नए साम्राज्य के लिए नया राजा ऐसा होना चाहिए जो हमेशा कानून कायदे और रीति रिवाज के अनुसार चल सके। अब बात आती है महाराजा बिंबसार और रानी
वासवी। देखिए बच्चों, ध्यान देने योग्य बात, यहाँ पर दोनों का जिक्र हुआ है, रानी वासवी और राजा बिम्बसार। देखिए छोटे से पैराग्राफ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि तृतीय दृश्य में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। महाराजा जिसका नाम है बिम्बसार और इनकी जो रानी थी उसका नाम है वासवी। देखिए ध्यान दोगे, रानी का नाम कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, रानी का नाम था वासवी। ध्यान दोगे विद्यार्थियों, यहाँ पर महाराजा बिम्बसार की बात हो रही है और उसके साथ साथ रानी वासवी की भी बात हो रही है। रानी वासवी और बिम्बसार जब मगध साम्राज्य में मगध के राजा के बारे में चिंतन मनन कर रहे होते हैं, उस समय जब इनकी बात इस स्थिति तक पहुंच जाती है कि अगला इस साम्राज्य का कर्णधार अर्थात संचालन करने वाला व्यक्ति कौन होगा, उस समय लिच्छवी कुमारी, रानी वासवी और महाराजा बिम्बसार इन सभी की बातें सुन करके कुटिया की तरफ प्रस्थान करते हैं। कुटिया में जाने के बाद में राजा बिम्बसार द्वारा और रानी वासवी द्वारा चिंतन और मनन होता है और चिंतन मनन होने के बाद में वो इस बात को समझते हैं कि अब हमें आगे इसके बारे में क्या करना है। कहने का मतलब मगध राष्ट्र की बागडोर किसी भिक्षु के कहने पर एक ऐसे दयालु व्यक्ति के हाथ में सौंप दी जाए जो बिल्कुल सामान्य सा व्यक्ति है, या फिर मगध साम्राज्य की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के साथ सौंपी जाए जो व्यक्ति हमेशा प्रभावशाली हो तथा दूसरों के साथ सहयोग करने वाला हो तथा सहयोग की भावना से चलने वाला हो। अब यहाँ पर आपको इससे संबंधित जो कुछ बातें हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि समुद्रदत्त और देवदत्त ये दोनों इसके मुख्य पात्र है तथा कंचु की प्रस्थान ये भी एक उस दरबार की छोटी सी रानी है। रानी द्वारा इनके विचारों के साथ साथ इनका सहयोग भी किया जा रहा है कि किस प्रकार राज्य में नए राजकुमार अर्थात सम्राट के लिए योग्य अभ्यर्थी का चयन किया जाए। अब बात आती है मगध साम्राज्य और लिच्छवी कुमारी। यहाँ दोनों चीज़ें मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि मगध साम्राज्य और लिच्छवी कुमारी का यहाँ औचित्य क्या है। देखिए पूरे साम्राज्य का जो नाम था वो है मगध साम्राज्य, ठीक है। और लिच्छवी प्राय इस साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर इसका नाम महिला से संबंधित नहीं है, उनका उद्देश्य इस साम्राज्य के विकास से था, अर्थात मगध साम्राज्य का किस प्रकार विकास हो, उसके साथ साथ ऐसे कौन से स्थान को राजा के लिए एक राजधानी के तौर पर बनाया जाए। तो राजधानी के तौर पर यहाँ बात आई तब लिच्छवी को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। उसके साथ साथ यहाँ पर देवदत्त द्वारा गौतम को कपट मुनि भी कहा गया था। अब यहाँ बात स्पष्ट करनी होगी कि देवदत्त द्वारा गौतम को कपट मुनि क्यों कहा गया था, क्योंकि देवदत्त हमेशा गौतम बुद्ध की बातों के अनुसार उनकी बातों को कम समझते थे तथा उनकी बातों को कम महत्व देते थे। उनका अधिकांश विचार ये होता था कि गौतम बुद्ध जिस प्रकार जो साम्राज्य के विकास के लिए अपनी बात रखते हैं वो मगध साम्राज्य के विकास के लिए अर्थात भावी राजा के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मगध का राजा एक ऐसा राजा होना चाहिए जो स्वयं शक्तिशाली हो तथा प्रत्येक कार्य में निपुण होने के साथ साथ हमेशा ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाए जो साम्राज्य को लंबे समय तक चला सके। यहाँ पर बात आती है जब मगध के भिक्षु भी यहाँ पर
गौतम बुद्ध को कहा गया है कि मगध का सम्राट ऐसा होना चाहिए जो कभी भी भिक्षुओं की बातों में न आए। ये बात सुन करके अक्सर गौतम मुनि को क्रोध आ जाता है और उनको इस बात का जब पता चलता है कि यहाँ पर भिक्षुओं को कम महत्व दिया जाता है तथा राजाओं द्वारा भिक्षुओं की बात को नकारा जा रहा है, तब उन्हें बड़ा दुख होता है और इस दुख को वो सहन नहीं कर पाते हैं। इस दुख का बदला लेने के लिए वो छोटे राजकुमार जो लुब्धक से प्राय हमेशा शिकार के लिए छोटे से शावक को मंगवाता था, उसे ही इस साम्राज्य का सम्राट बनाना चाहता था। इसके साथ साथ पद्मावत भी यही चाहती थी कि इस साम्राज्य का सम्राट वही छोटा सा बालक हो जिस समय अजातशत्रु और उसके साम्राज्य के अन्य सदस्य सम्राट लुब्धक और उसके पद्मावत तथा समुद्रदत्त के बाद में अगर किसी को श्रेष्ठ साम्राज्य का शासक बनाना है तो ये बालक उसके योग्य है। लेकिन अजातशत्रु समय समय पर इस बात से अवगत करवाते थे कि इस साम्राज्य का जो भी राजा होता है वो दयालु राजा नहीं होना चाहिए। जब तक किसी भी साम्राज्य का राजा स्वयं दयालु होगा तब तक उस साम्राज्य का उत्थान नहीं हो सकता है। लेकिन इस तैरते परिदृश्य के अंदर एक बात मुख्य रूप से ये दिखाई दे रही है कि जो ये इसके बारे में चाहते थे उसमें से देवदत्त और गौतम कपट मुनि एक भिक्षु के तौर पर ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। अब आगे जो आपको इससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है। एक तो आपको अजातशत्रु का नाम, दूसरा आपको इससे संबंधित समुद्रदत्त उनका क्या कार्य था, और उसके अलावा देवदत्त जो इसमें एक मुख्य पात्र रहे थे, और लिच्छवी जो आपको पता है मगध साम्राज्य की राजधानी के तौर पर इसे बताया गया है। देवदत्त और अन्य राजाओं द्वारा गौतम बुद्ध का अपमान भी किया गया। इस कारण से गौतम बुद्ध प्राय नाराज रहते थे और समय अनुसार गौतम बुद्ध का सहयोग भी नहीं कर पाते थे। उसके साथ साथ इस परिदृश्य में जो पद्मावत नाम की महारानी है वो इस साम्राज्य की श्रेष्ठ और महान रानी होने के नाते वो ये चाहती है कि राजकुमार जो योग्य उसके द्वारा समझा जा रहा है वही इसका सम्राट हो। लेकिन यहाँ पर बात ये विशेष रूप से समझने में आ रही है कि देवदत्त और समुद्रदत्त और देवदत्त के साथ साथ अन्य राज्य के जो प्रशासनिक और श्रेष्ठ व्यक्ति है वो ये इसको नहीं चाहते हैं। इसी कारण उनके मध्य मतभेद होता है और मतभेद के कारण इस तीसरे परिदृश्य में ये बातें विशेष रूप से बताई गई है कि उस मतभेद को शांत करने के लिए प्राय महाराजा बिंबिसार और रानी वासवी, महाराजा बिंबिसार और रानी वासवी, महाराजा बिंबिसार और रानी वासवी प्राय ये चाहते हैं कि साम्राज्य के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। आपसी कलह शांत करने के लिए वो प्राय अनेक प्रकार के तौर तरीके अपनाते हैं, लेकिन उनके कोई भी तौर तरीके उस अनुसार सही सिद्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मगध साम्राज्य में किसी एक व्यक्ति से राय न लेकर के सभी व्यक्तियों से राय ली जाती है, और सभी व्यक्तियों से राय लेने के कारण मगध साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होता है। और इस स्थिति में वहाँ के महाराजा चिंतित रहते हैं और इस चिंतित भावना के कारण वे साम्राज्य के बारे में निर्णय लेना सही नहीं मानते। आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों इस दृश्य के अनुसार हिंदी के तृतीय दृश्य अजातशत्रु लेख के माध्यम से आपको इसमें घटित घटनाओं को स्पष्ट किया गया है। आपके सामने जो ये तृतीय दृश्य समझाया गया है, इसके अलावा चतुर्दश में जो इन्हीं राजा महाराजाओं के बारे में जो बात
वर्णित है वो आपको आगे के टॉपिक के अंदर समझाई जाएगी। तब तक आप इन राजा महाराजा और जितने भी रानी महारानियों द्वारा विशेष रूप से सहयोग और योगदान रहा है उसके बारे में आप विशेष रूप से इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक एक बार समझोगे तथा समय अनुसार इसको सीखने की कोशिश करोगे